हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th में के लिए वितान भाग 2 का चौथा पाठ है डायरी के पन्ने, उसका सार लेकर आई हूँ। डायरी के पन्ने एनी फ्रैंक द्वारा रचित डायरी है, यानी कि एक तरह की आत्मकथा मानो। एनी फ्रैंक ने अपने बारे में ही लिखा है इसमें सारा सब कुछ। आइए पढ़ते हैं इसकी कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है ये। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के शासकों के अत्याचारों के फलस्वरूप हालैंड के यहूदी परिवारों को असंख्य यातनाओं और पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। यहूदियों ने गुप्त तहखानों में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहन करनी पड़ी। उन्होंने भूख, गरीबी और बीमारी को झेला। सरकार ने उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। जर्मनी के शासकों ने गैस चैम्बरों, फायरिंग स्क्वाडों द्वारा लाखों यहूदियों को मृत्यु की नींद सुला दिया। ऐसे काल में 2 यहूदी परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने एक गुप्त आवास में 2 साल तक छिपकर जीवन बिताया। पहला एनी फ्रैंक का परिवार था, जिसमें माता पिता के अतिरिक्त 13 वर्ष की एन और 16 वर्षीय उनकी बड़ी बहन मार्गोट थी। दूसरा परिवार वानदान दंपति का था। उनका 16 साल का लड़का भी उनके साथ था। 8वां व्यक्ति मिस्टर डसेल था। फ्रैंक के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों ने उनकी खूब सहायता की। एन फ्रैंक ने गुप्त आवास में जो 2 साल बिताए उसकी जीवनचर्या डायरी में लिपिबद्ध किया। किंतु 4 अगस्त 1944 को किसी ने 8 व्यक्तियों के बारे में सरकार को बता दिया। पकड़े गए, परंतु डायरी पुलिस के हाथों नहीं लगी। 1945 में एन अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। उसके बाद पिता ओरो फ्रैंक ने सन 1948 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया। डायरी में एन फ्रैंक ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए चिट्ठियां लिखी। इसमें 13 वर्षीय एन फ्रैंक ने गुप्त आवास काल के भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, घृणा, हवाई हमले का भय, अकेलेपन की व्यथा, मानसिक और शारीरिक जरूरतों का यथार्थ वर्णन किया है। वास्तव में डायरी यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का जीवंत दस्तावेज कही जा सकती है। डायरी के पन्ने जो रचना है उसका सार इस प्रकार है। लिखा है कि बुधवार 8 जुलाई 1942, मेरी प्यारी किट्टी, रविवार से मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसे तुम नहीं जानती। भले ही मैं जीवित हूँ, परंतु मेरी परिस्थितियों के बारे में कुछ मत पूछो। रविवार की दोपहर को मैं 3 बजे लगभग बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी कुछ पढ़ रही थी। उसी समय मार्गोट ने धीमी आवाज़ से कहा था, पापा को ASS द्वारा बुलाए जाने का नोटिस मिला है। परंतु माँ पापा के बिजनेस पार्टनर तथा प्रिय मित्र वानदान को मिलने जा चुकी है। बुलावे का समाचार पाकर मैं हक्की बक्की रह गई। इसका मतलब है यातना शिविर में नारकीय जीवन भोगना। माँ वानदान से ये पूछने गई थी कि कल ही दोनों परिवार छिपने वाले स्थान पर चले जाएं। उधर पापा यहूदी अस्पताल में किसी मरीज को देखने गए हैं। उसी समय वानदान और माँ घर में आए और उन्होंने तत्काल दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें सुन रहे थे। उस समय माँ और वानदान अकेले में वार्तालाप करना चाहते थे, इसलिए उनके कमरे में किसी और को नहीं जाने दिया। तब मार्गोट ने कहा कि बुलावा पापा के लिए आया है, बल्कि स्वयं उसके लिए आया है। यह सुनकर मैं चीख उठी। उस समय मेरी बहन की उम्र 16 वर्ष की थी। मेरे मन में यह डर शंका थी कि हम कहाँ जाकर छिपेंगे। हम दोनों बहनों ने शीघ्र ही आवश्यक सामान थैले में डालना शुरू कर दिया। मैंने एक डायरी, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में रख ली। बाद में हमने मिस्टर क्लीमैन को फ़ोन करके सायंकाल को अपने घर पर बुलाया। उधर मिस्टर वान मिएप को लेने चले गए। मिएप तो आ गई, लेकिन वह रात को पुनः आने का वचन देकर चली गई। रात को वे दोनों सामान से भरा हुआ थैला लेकर आ गए। हम सब इतने डरे हुए थे कि किसी ने खाना तक नहीं खाया। मिएप और जॉन गिएज रात के 11 बजे पहुंच गए। ये दोनों पति पत्नी पापा के अच्छे मित्र थे। रात मुझे गहरी नींद आ गई। हम सब ने अपने अपने शरीर पर बहुत कपड़े पहने, क्योंकि कोई भी यहूदी सूटकेस लेकर नहीं आ सकता था, इसलिए सारे कपड़े
जो ले जाने थे वो पहन लिए। मैं अपने अपने थैले में स्कूली किताबें भर ली, अज्ञात स्थान के लिए चली गई। 7:30 बजे हम भी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। अगली चिट्ठी लिखती है कि गुरुवार 9 जुलाई 1942, प्यारी किट्टी, मैं और मम्मी पापा थैले और शॉपिंग बैग लेकर तेज बारिश में भीगते हुए घर से निकल पड़े। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें ध्यान से देख रहे थे। जब हम गली में प्रवेश कर गए तब मैंने मम्मी पापा की बातें करते सुना कि हम सबको 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाना होगा। ये बात कब की थी? 9 जुलाई की। परंतु अचानक मारगोट के लिए बुलावा आ गया है, इसलिए हमें कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। पापा के ऑफिस की इमारत के में छिपने का स्थान बनाया गया। इस इमारत के भूतल में एक गोदाम था जहाँ काली मिर्च और लौंग इलायची की पिसाई होती थी। इस ऑफिस में बेप मिएप मिस्टर कलीमेन काम करते थे। छोटे से गलियारे में छोटा सा बैंक ऑफिस था जहाँ दम घोटने वाला अंधकार था। वहाँ मिस्टर कुगलर और वानदान बैठते थे। इस ऑफिस के बाहर निकल करके बंद गलियारे में 4 सीढ़ियाँ चढ़कर एक ऑफिस बनाया गया था जहाँ फर्नीचर, फर्श, कालीन, रेडियो, लैंप सब कुछ था। ये सब उत्तम दर्जे की वस्तुएं थी। रसोई घर में 2 हीटर चूल्हे भी थे। पास शौचालय था। नीचे गलियारे की सीढ़ियों के पास दूसरी मंजिल का रास्ता था। सीढ़ियों के ऊपर हमारी गुप्त एनेक्सी थी। उसके ऊपर फ्रैंक का परिवार का कमरा था। एक छोटा सा कमरा हम दोनों बहनों के लिए बना था। ऊपर गुसलखाना, शौचालय, बिना खिड़कियों वाला कमरा था जिसमें एक वॉश बेसिन भी लगा हुआ था। ऊपर के कमरे में वानदान, उसकी पत्नी, जिसमें एक गैस चूल्हा तथा सिंक भी थी। अगली कहानी है 10 जुलाई की। मेरी प्यारी किट्टी, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि हम कहाँ पर आ गए। मैं लंबे गलियारे से सीढ़ियों के ऊपर दूसरी मंजिल पर ले गई। फिर वह हमें एनेक्सी में ले गई। मारगोट वहाँ पहले से ही थी। हमारी बैठक तथा दूसरे कमरे के सामान से भरे पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से लेकर छत पर कपड़ों से भरा था। मैं और पापा सफाई करने लगे। माँ और मारगोट थक कर गद्दियों पर ही सो गई। हम दिन भर काम करते रहे। जब हम थक कर सो गए तब हम भी साफ बिस्तरों पर सो गए। अगले दिन हमने अधूरे काम को पूरा किया। बेप और मियन हमारे राशन कूपन लेकर के सामान लेने गए। इधर पापा ने ब्लैक कोट वाले पर्दे लगा दिए। यानी कि बाहर से किसी को दिखाई ना दे, तब जब लाइट जले तब। बुधवार को मैं इस घर की सफाई करने में लगी रही। अगला है 28 नवंबर। ये जुलाई की बात थी। 8, 9, 10 जुलाई की। उसके बाद 28 नवंबर 1942 को मेरी प्यारी किट्टी, इन दिनों हमारे घर में बिजली बहुत खर्च हो रही है, इसलिए अब हमें थोड़ी सी किफ़ायत करनी होगी। 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। अनेक प्रकार की हरकतें करके हम हर समय हम समय काटते रहते हैं। दिन में हम पर्दे को 1 इंच भी नहीं हटा सकते। अंधकार हो जाने के बाद हम पर्दे हटा करके पड़ोसियों के घरों की ताका झाकी कर लेते हैं। मैं मिस्टर डसेल के साथ एक कमरे में रहती हूँ, जो एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, परंतु वह चुगलखोर भी है। वह अक्सर मेरी मम्मी से शिकायत कर देता है, जिससे मुझे मम्मी का उपदेश सुनना पड़ता है। जिससे 5 मिनट बाद मम्मी मुझे अपने पास बुला लेती है। यदि परिवार वाले घर के किसी सदस्य को धुतकारते फटकारते रहें तो उन्हें सहन करना कठिन हो जाता है। और मैं दिन भर अपने कामों के बारे में सोचती हूँ। तब मैं हंसती भी हूँ और रोती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बदलूँ, पर मैं और नहीं लिख सकती क्योंकि कागज़ ख़त्म हो गया है। अगली कहानी कब लिखी? 19 मार्च 1943 को। मेरी प्यारी किट्टी, हमें जानकर प्रसन्नता हुई कि टर्की इंग्लैंड के साथ मिल गया। ये ध्यान रखिएगा, कब की घटना है? विश्व युद्ध की। टर्की इंग्लैंड के साथ मिल गया। परंतु दुख का समाचार ये है कि 1000 गिल्डर का नोट अवैध मुद्रा घोषित कर दिया जा चुका था। अगले हफ्ते तक 500 गिल्डर के नोट भी अवैध घोषित हो जाएंगे। नोटों को बदलने के लिए ज़रूरी है कि उनका प्रमाण दिया जाए। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग का धंधा करते हैं उनके लिए तो मुसीबत बन गई, क्योंकि उन लोगों के पास अपने धन का कोई हिसाब किताब नहीं। गिएज एंड कंपनी के पास जो 1000 गिल्डर के नोट थे वे अगली अदायगी में खर्च किए जा चुके थे, इसलिए अभी चिंता की कोई बात नहीं। हमने रेडियो पर घायल हिटलर और उसके साथियों की बातें सुनी, जो अपने घावों पर क्या चर्चा कर रहे थे। वे अपने जख्म दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उनमें से एक हिटलर से हाथ मिलाने को इतना उत्साहित हो रहा था कि बोल भी नहीं पाया। मिसेज डसेल के साबुन पर मेरा पैर पड़ गया, जिससे वह पूरा साबुन ही नष्ट हो गया। उन्हें प्रति माह घटिया साबुन की 1 ही बट्टी मिलती थी। मैंने पापा से कहा कि उस साबुन की भुगताई कर दे। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मुझे कुछ सप्ताहों से अपने परिवार के वंशजों और आलसी परिवारों के वंशजों की तालिकाओं में गहरी रुचि हो गई है। मैं खोज करके अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना चाहती थी। साथ ही मैं स्कूल का काम भी नियमित रूप से करती थी और रेडियो पर BCC
की होम सर्विस को समझती थी। रविवार को खाली बैठे मैं अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें इकट्ठी करती थी। सोमवार को मिस्टर कुगलर जो पत्रिका देते थे उसे पढ़ती और देखती थी। परिवार के सभी सदस्य समझते थे मैं इन पत्र पत्रिकाओं पर पैसा खराब कर रही। छुट्टी के दिन बेप अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती, लेकिन मैं पहले से उस फिल्म के बारे में सब कुछ बता देती थी। इस पर मम्मी कहती थी कि इसे तो फिल्म देखने में कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती तो घरवाले मुझे अवश्य ही टोकते कि फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा जवाब होता है ये स्टाइल मेरा अपना बनाया हुआ है। जब मैं सबकी बातें सुन सुनकर बोर हो जाती हूँ तो गुसल खाने में जाकर अपने बाल फिर से खोल लेती हूँ। इससे मेरे बाल पहले जैसे घुंघराले बन जाते। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मैं तुम्हें हर रोज़ बासी खबरें सुनाती हूँ। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी की तरह नीरस लगेंगी। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे हर रोज़ वही बातें सुनानी पड़ती हैं। खाने के समय कभी कभी राजनीति वाली बातें हो जाती हैं, कभी कभी मुझे अपनी मम्मी और वानदान की बचपन की बातें सुननी पड़ती हैं जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। उधर डसैल हमें महंगी चॉकलेट लीक करने वाली नौकाएं, 4 वर्षीय तैरने वाले बच्चे, रेस वाले घोड़े, पीड़ित मांसपेशियों और भयभीत मरीजों की कहानी सुनाते हैं। हमें सभी किस्से याद हो गए। अब कुछ नया सुनाने के लिए नहीं है। जब कोई बात करता है तो मैं बीच में टोकने का प्रयास नहीं करती। जॉन और मिस्टर कलीमैन अज्ञातवास में छिपे लोगों की तकलीफें हमें सुनाते हैं। जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। जो लोग कैद से मुक्त हो जाते हैं उनकी खुशी में हम भी खुश हो जाते हैं। अज्ञातवास में रहना सामान्य बात हो गई है। फ्री नीदरलैंड के लोग अपनी जान खतरे में डाल करके अज्ञातवास में रहने वालों को धन की सहायता देते हैं। उनके लिए नकली पहचान पत्र बनवाते हैं। ईसाई युवकों के लिए काम करते हैं। कुछ लोग हमारी भी सहायता कर रहे हैं। कुछ लोग जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में भाग ले रहे हैं। कुछ हम जैसों की मदद कर रहे हैं। कुछ दिलचस्प बातें सुनने को मिली हैं। क्लीमैन ने बताया कि गेल्डरलैंड में पुलिसकर्मियों और भूमिगत लोगों के साथ फुटबॉल मैच हुआ। खुशी की बात यह है कि हिलवर्सा में भूमिगत लोगों को राशन कार्ड दिए गए, पर ये सब काम छिप कर किए जाते हैं। बुधवार 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोल्केस्टी ने लंदन में डच प्रसारण में घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने के बाद उन डायरी तथा पत्रों का संग्रह किया जाएगा जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई जब यह गुप्त एनेक्सी की कहानी छपेगी तो लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। हम लोगों के बारे में जानकारी पाकर के लोग उत्सुक हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हवाई हमले के समय औरतें काफ़ी डर जाती हैं। पिछले रविवार ब्रिटिश वायुसेना के 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़मुइडेन पर 550 टन बारूद के गोले बरसाए। उस समय हमारा मकान घास की पत्तियों के समान कांपता दिखाई पड़ रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ लोग लाइन बनाकर सामान खरीदते हैं। चोरी का भय हमेशा बना रहता है। लोग हाथों में अंगूठियाँ नहीं पहनते। छोटे बच्चे भी चोरी करने लगे हैं। लोग चौराहों की घड़ियां, सार्वजनिक टेलीफोन भी उतार लेते हैं। डच लोग नैतिकता को छोड़ चुके हैं। सभी लोग भूख से परेशान हैं। हफ्ते का राशन सिर्फ 2 दिन चलता है। बच्चे बीमारी भूख से व्याकुल हो रहे हैं। फटे कपड़े, फटे पुराने जूते पहनने पड़ते हैं। जूतों की मरम्मत के लिए 4-5 महीनों तक मोची की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लोगों को जर्मनी भेजा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों पर भी हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी लोगों की सहायता कर रहे हैं। यह गलत बात है कि लोग डच में गलत काम करते हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, शनिवार का दिन है। 2 बजे के लगभग तेज गोलाबारी होने लगी। मशीन गनें चलने लगी। रविवार को मेरे बुलाने पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने आया। हम ऊपर अटारी पर चले गए। उस समय रेडियो और मोर्टार्ज संगीत बज रहा था। हम दोनों एक पेटी पर सट कर बैठे हुए थे। मौसी भी हमारे साथ थी। 9:15 बजे मिस्टर वानदान के कहने पर मिस्टर डसेल का कुशन लेकर के नीचे आ गए। इस पर डसेल हमसे नाराज़ हो गया। 9:30 बजे पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया। पिताजी वानदान और पीटर जल्दी से नीचे गए। मैं, मार्गोट, मिसेज वानदान ऊपर इंतज़ार करने लगे। मैं जोरदार धमाके से हम सब औरतें डर गई। 10 बजे जब पापा ऊपर आए तब घबराए हुए थे। जब उन्होंने आज्ञा दी कि हम बत्तियां बुझाकर ऊपर चली जाएं, डर था कि पुलिस आ रही है। सभी आदमी नीचे थे। घर में घना काला अंधकार था। फिर से जोरदार धमाके हुए। पता चला कि गोदाम का आधा फाटक गायब था। होमगार्ड्स को सावधान कर दिया गए। चारों धीरे धीरे नीचे गए। उन्होंने देखा गोदाम में सेंधमार अपने काम में लगे हुए थे। पुलिस के डर के कारण सेंधमार भाग गए थे। किसी प्रकार फाटक फिर से बंद कर दिया गया। इसी प्रकार एक आदमी और एक औरत पुलिस वहाँ पहुँच गए। सभी आदमी ऊपर बुक केस के पीछे छिप गए थे।
मंगलवार 13 जून 1944 मेरी प्यारी किट्टी अब 15 साल की हो गई। मैं जन्मदिन पर मुझे कलात्मक इतिहास की पुस्तक, चड़ियों का सेट, बेल्टें, जैम की शीशी, रुमाल, दही, 2 कटोरे ब्रेसलेट, मिठाई, मीठे मटर, वनस्पति विज्ञान की पुस्तक, लिखने की कॉपियाँ, चीज़ के स्लाइस, मोरिया लेरेसा की एक किताब और गुलदस्ता मिला है। इधर मौसम बड़ा ख़राब है। हमले अभी भी जारी हैं। जो फ्रांसीसी गांव ब्रिटिश कब्जे में मुक्त हुए हैं उन्हें देखने के लिए चर्चिल, स्मट्स, आइजनाबर और आर्मोल्ड आदि गए हैं। इनमें चर्चित बहुत ही बहादुर व्यक्ति है। ब्रिटिश सेना अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, परंतु हालैंड के लोग इस पक्ष में नहीं हैं कि ब्रिटिश पर कब्जा करें। वे चाहते हैं कि ब्रिटिश सैनिक लड़ाई करें, हालैंड को स्वतंत्र कराने के लिए खुद का बलिदान करें, आज़ादी मिलने पर माफ़ी मांगते हुए हालैंड को छोड़कर चले जाएं। इन्हें ये नहीं पता कि ब्रिटेन जर्मनी के साथ सुलह कर लेता तो हालैंड जर्मनी बन गया होता। डच लोगों को समझना जरूरी है कि जर्मन हमारे हमलावर हैं और ब्रिटेन हमारे रक्षक हैं। मैं हर समय विचारों में डूबी रहती हूँ। मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं कि डांट फटकार भी सुननी पड़ती है। मुझे अपनी कमजोरी और खामोशियों का पता है। मैं स्वयं बदलना चाहती हूँ। सभी मुझे अक्खड़ मानते हैं। मिसेज वानदान और डसेल मुझ पर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मिसेज वानदान मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ है। उनका कहना है कि मेरी पोशाकें छोटी हैं। उनकी अपनी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं। वे मुझे 30 मार्खा कहती हैं, जबकि मुझसे अधिक 30 मार्खा हैं। वे अक्सर उन विषयों के बारे में अधिक बोलती हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बहुत कुछ जानती हूँ। जब मैं अपनी तुलना किसी से करती हूँ तो अपने आप को धिक्कारने लगती हूँ। माँ के उपदेश सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। इससे मेरी कब मुक्ति होगी? मेरा विचार है कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता। मैं चाहती हूँ ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरी भावनाओं को समझ सके। मेरा विचार है कि पीटर मुझे दोस्त समझकर प्यार करता है, गर्लफ्रेंड समझकर नहीं। उसका प्रेम हर दिन बढ़ता चला आ रहा है, पर कोई रहस्यात्मक शक्ति हमें पीछे धकेल रही है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं पीटर के पीछे प्रेम की दीवानी हो चुकी हूँ। जब मैं उससे नहीं मिलती तो परेशान हो जाती हूँ। पीटर एक भला लड़का है। मैं उसके धर्म के प्रति विचार उचित नहीं है। वह हर समय खाने की बातें करता रहता है, इसलिए हम दोनों ने निर्णय किया कि हम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वह बहुत शांति प्रिय, सहनशील, बहुत ही सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मेरी गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह चाहता है कि कामकाज में सही तरीका और सही सलीका हो। कोई इस पर आरोप न लगाए, परंतु वह अपने दिल की बात मुझसे नहीं बताता। वह एक गुन्ना व्यक्ति है। मैंने और पीटर ने बहुत कुछ इकट्ठे अनेक्सी में दिन बिताए। हमारे वर्तमान, भविष्य, भूतकाल की बातें की। मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली। मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहती हूँ। एक दिन गर्मी की रात के 11:30 बजे थे। मैं चांद को देखना चाहती थी। बाहर चांदनी की तीव्रता थी, इसलिए मैं खिड़की नहीं खोल पाई। अंततः एक दिन मैंने बरसात के समय खिड़की खोलकर रात में तेज हवा और बादलों को देखा। 1.5 बरस में पहली बार मुझे ये मौका मिला। आसमान, बादलों, चांद, तारों को देख करके मुझे शांति मिली। आशा की भावना ने मुझको बोर कर दिया। शांति तो रामबाण दवा के समान है। प्रकृति के वरदान की क्षमता कोई नहीं कर सकता। मेरा विचार है कि पुराणों में शारीरिक क्षमता अधिक होती है, इसलिए वे औरतों पर आराम से शासन करते हैं। पुरुष कमा कर लाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है और जो मन में आए वो करता है। औरतें इस बेवकूफ़ी का शिकार बनती है, परंतु यह प्रथा काफ़ी पुरानी पड़ चुकी है। अब शिक्षा, प्रगति और काम ने औरतों को जागृत कर दिया। कुछ देशों में औरतों को पुरुषों के बराबर हक मिल चुके, परंतु औरत आज पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। मेरा विचार है कि औरतों को भी पुरुषों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। औरतों को सैनिकों सा दर्जा मिलना चाहिए। युद्ध में लड़ते समय सैनिक जिस पीड़ा, यंत्रणा को सहन करते हैं, बच्चे को जन्म देते समय उससे कहीं अधिक यंत्रणा को औरतें सहन करती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। परंतु बच्चा पैदा करने के बाद औरत की सुंदरता नष्ट हो जाती है। औरत के कारण ही मानव जाति आगे बढ़ रही है। वह बहुत अधिक मेहनत करती है, पर पुरुष उसे उचित सम्मान नहीं देता। मेरा कहना है कि औरत को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। मैं ऐसे पुरुषों की निंदा करती हूँ जो समाज में औरतों के योगदान को महत्व नहीं देते। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पॉल द क्रूइफ से पूरी तरह सहमत हूँ। सभ्य समाज में औरतों द्वारा बच्चे पैदा करना अनिवार्य काम नहीं है, क्योंकि औरत के समान पुरुष को इस तरह गुजरना नहीं पड़ता। मेरा विचार है अगली सदी तक ये धारणा बदल जाएगी कि औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। आने वाले समय में औरतों को अधिक सम्मान और आदर प्राप्त होगा। तुम्हारी एन फ्रैंक। यानी कि एन फ्रैंक अपनी गुड़िया किट्टी को दोस्त मान करके ये चिट्ठी लिखती रही, अपनी आत्मकथा लिखती रही डायरी के पन्ने से। उम्मीद है ये कि कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।